हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीबीसी के अगले वीडियो में। इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम अपनी सी प्लस प्लस की लेक्चर सीरीज़ को। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लाइक डिफरेंट जो हमारे पास डेटा टाइप्स से वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर क्या क्या ऑपरेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने के लिए या लॉजिकल ऑपरेशंस करने के लिए। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे उस आइडिया से कि जैसे ही हम इन ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं हमें सर्टेन वैल्यूज़ मिलती हैं, आउटपुट मिलते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल हो या फिर बूलियन हो। हम उन वैल्यूज़ को यूज़ करके एक कंडीशनल प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। कंडीशनल प्रोग्राम का मतलब कि लेट्स से आपने कोई वेरिएबल डिज़ाइन किया और आपने कहा कि अगर इस वेरिएबल की ये वैल्यू है तभी नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट जो हमारा कोड का है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं तो नहीं होना चाहिए। इस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स या फिर कंडीशनल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हम कैसे कर सकते हैं, ये फोकस रहेगा हमारे आज के लेक्चर का, राइट। तो सी प्लस प्लस का बेसिक प्रोग्राम, कोई भी अगर हमें प्रोग्राम लिखना है तो बेसिक सबसे पहले हम एक स्केलेटन बनाएंगे। स्केलेटन बनाने के लिए सबसे पहले लाइब्रेरी, उसके बाद नेम स्पेस हमारा हो जाएगा std और फिर इन मेन, राइट। और हमें पता है कि रिटर्न 0। तो बहुत बढ़िया, ये तो हमारा तैयार हो गया अब स्केलेटन, राइट। तो अब हमें चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स, राइट। तो लेट्स से कि पहले हमारे पास दो इंटीजर वैल्यूज हैं, लेट्स से 1 है और दूसरी वैल्यू है -1, ठीक है। फिर हमारी ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो प्रोग्राम होना चाहिए वो इस तरह से एग्जीक्यूट होना चाहिए कि वो ए और बी की वैल्यू पे डिपेंडेंट होना चाहिए, कि ए की वैल्यू अगर ये है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, राइट। इस तरह से हम अपना प्रोग्राम क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो ये कंडीशनल प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए सी प्लस प्लस हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तरीका होता है कि हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करें, राइट। और दूसरा तरीका होता है कि हम स्विच केस यूज करें। तो सबसे पहले हम इफ एल्स देखते हैं। इफ एल्स वैसे भी सबसे ज्यादा कॉमन तरीका इस तरह के कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखने के लिए इफ एल्स ही होता है, तो हम शुरुआत उससे करेंगे। तो अब इफ एल्स का बेसिक लेआउट ऐसा होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं इफ, फिर हमारी कंडीशन, कंडीशन के बाद यहां पर हमारे स्टेटमेंट कि अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद एल्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक लेआउट। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। मान लीजिए कि हमने लिखा इफ और मैं कहता हूं कि अगर ए की वैल्यू, कंडीशन बनानी मुझे कि ए की वैल्यू अगर 0 है तो मैं कहूंगा कि ए हैज वैल्यू 0 और एक न्यू लाइन दे देते हैं, एल्स मैं कहूंगा ए हैज वैल्यू नॉन जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और अगर हम चाहें यहां पर तो हम ए की वैल्यू प्रिंट भी कर सकते हैं, हैज वैल्यू नॉन जीरो विच इज हम यहां पर ए प्रिंट भी कर सकते हैं और फिर एंड लाइन दे देते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट की एक बेसिकली, आप एक बेसिक लेआउट इफ एल्स स्टेटमेंट का कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सेव करके रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। अब पहले हम सोच रहे थे कि हमें क्या मिलना चाहिए। हमें पता है कि ए की वैल्यू तो हमारी 1 है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी, हेंस जो हमारा कोड है वो फिर एल्स क्लॉज में चला जाएगा। तो एल्स क्लॉज में जाने का मतलब हमें ये सी आउट आउटपुट में मिलना चाहिए। तो रन करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। रन किया तो आप देख सकते हैं कि हमें मिला ए हैज अ वैल्यू नॉन जीरो, ए हैज वैल्यू नॉन जीरो विच इज 1। तो आप देख सकते हैं यहां से उसने ए की वैल्यू 1 पिक की और एल्स क्लॉज को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। तो ये तो हो गया इफ एल्स। अब इसमें आप और भी कंडीशन दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको
इक्वल टू ही देना है, आप कह सकते हैं ए नॉट इक्वल्स टू 0, हम बोल देते हैं कि ये इफ क्लॉज हो गया, राइट। और ये इसको हम बोल देते हैं एल्स क्लॉज, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा क्लॉज एग्जीक्यूट हो रहा है। बढ़िया। तो अब लेट्स से हमने यहां पे कंडीशन दे दी ए नॉट इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है क्योंकि ए 1 है तो ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने का मतलब इफ क्लॉज एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो सेव करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमें मिला इफ क्लॉज, ठीक है। जो प्रिंट स्टेटमेंट में मिला वो मिला हमें इफ क्लॉज। न्यू लाइन दे देते हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। वापस से रन करेंगे और देखते हैं हमें क्या मिला। आप देखेंगे प्रिंट आउट हुआ है इफ क्लॉज। बहुत बढ़िया। अब ऐसे हम और कंडीशंस भी देख सकते हैं। जब हमने बूलियन जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनके डिफरेंट ऑपरेटर्स की बात की थी, हमने देखा था कई सारे ये मैथमेटिकल कंडीशंस के हमारे पास ऑपरेटर्स थे, राइट। तो हम वो सारे टेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम लेते हैं बी और हम कहते हैं कि अगर बी 0 से बड़ा हुआ तो इफ क्लॉज, यानी कि ये कंडीशन ट्रू, नहीं तो ये वाली। अब हमें पता है बी क्योंकि -1 है तो वो 0 से छोटा है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन रन होगी। तो हम इसको सेव करते हैं, रन करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं हमें मिला एल्स क्लॉज। बढ़िया। अब हम इसी तरीके से दूसरी कंडीशन ले सकते हैं जो कि हो गई लेस देन 0। अब इस केस में अब हमें इफ क्लॉज मिलना चाहिए। तो अब देखेंगे अब हमें मिल गया इफ क्लॉज। तो ऐसे करके आप अलग अलग तरह की कंडीशंस बना सकते हैं। आप एक ब्रॉडर कंडीशन इस तरह से बना सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू 0, राइट। अब अगर आप बी की वैल्यू 0 ले लेंगे ये तब भी होल्ड करेगा क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू 0 बोला है। तो इक्वल है इस वजह से हमें इफ क्लॉज मिला। और लेट्स से अगर हमने इसकी वैल्यू -2 ले ली ये तब भी होल्ड करेगा, अब भी हमें इफ क्लॉज मिला। तो आप इस तरह के लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें ब्रॉडर ऑपरेटर्स भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने एंड और गेट जो देखे थे पिछले वीडियो में, राइट। तो आप कह सकते हैं कि इफ a इक्वल्स टू 1 एंड b लेस देन 0, तब हम ये करेंगे, नहीं तो ये करेंगे। क्योंकि हमने एंड कंडीशन दी है बीच में तो ये दोनों ट्रू होने चाहिए, राइट, तभी हमें इफ क्लॉज मिलेगा। टेस्ट करते हैं, हमें पता है इफ क्लॉज मिलेगा क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू है। तो हमें यहां पे मिल गया इफ क्लॉज। अब लेट्स से कि अगर इसमें एक भी कंडीशन फॉल्स होती तो हमें यहां पे मिलेगा एल्स क्लॉज। तो ये मिल गया हमें एल्स क्लॉज। बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से आप चाहें तो और कंडीशन भी ले सकते हैं। अब और कंडीशन में हमें पता है क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है तो हमें यहां पर इफ क्लॉज ही मिलेगा। ये क्योंकि फॉल्स है लेकिन ये ट्रू है तो अगर कोई एक भी ट्रू हो गया तो और ट्रू हो जाएगा। तो इस वजह से अब हमें मिलेगा यहां पे इफ क्लॉज। रन करेंगे, देखेंगे, बढ़िया, अब हमें यहां मिल गया इफ क्लॉज। बहुत बढ़िया। तो ऐसे करके आप नेस्टेड कंडीशंस भी बना सकते हैं। कई सारे आउटपुट्स को एक साथ कंबाइन करके, कई सारी कंडीशंस को एक साथ कंबाइन करके आप नेस्टेड आउटपुट्स बना सकते हैं। अब ये तो हो गया इफ एल्स। अब चाहें तो कई सारी लेयर्स भी बना सकते हैं इफ एल्स की। तो यानी कि मेरा कहने का मतलब आप यहां पे एक और इफ लिख सकते हैं और यहां पे एक और कंडीशन दे सकते हैं, राइट, कि एल्स इफ। अब मान लीजिए कि हमने ये वाली कंडीशन दे दी कि बी ग्रेटर देन 0 और यहां पे हमने बोल दिया एंड, राइट। तो अब हमें पता है कि ये कंडीशन हमारी हो जाएगी फॉल्स। इसका मतलब अगले क्लॉज पे हम जाएंगे। अब अगले क्लॉज में अगर हमने एक और इफ दे रखा है तो यहां पर हमें एक और कंडीशन प्रोवाइड करनी है। लेट्स से हमने कहा b लेस देन 0, राइट। तो वो कहेगा कि इसको हम लेट्स से नाम दे देते हैं एल्स इफ क्लॉज। और एक बात ध्यान रखिएगा, हर इफ को पेयर करने के लिए एक एल्स जरूर होना चाहिए, राइट। जरूरी नहीं होता हमेशा ही हमें कि हर इफ के साथ हमें पेयर करने के लिए एक एल्स चाहिए हो, बट इन जनरल अगर आप बना रहे हैं, अगर आप एक एल्स क्लॉज देंगे तो वो काउंटर कंडीशन की अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या होगा, वो वहां पर कवर हो जाता है। तो इससे हमारे कोड में बग के चांस कम होते हैं या फिर एरर्स के चांस कम होते हैं, राइट। लेट्स से हम इसको बोल देते हैं सी आउट एल्स क्लॉज। बढ़िया। अब इस कोड को हम सेव करेंगे, रन करेंगे, हम देखेंगे हमें यहां पर मिला एल्स इफ क्लॉज। क्यों? क्योंकि हमारी ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है, राइट। अब मान लीजिए इस कंडीशन को अगर मैं मॉडिफाई कर देता हूं, मैं कहता हूं कि एल्स इफ क्लॉज तभी होगा जब b लेस देन -3 होगा। अब हमें पता है b क्योंकि -2 है तो ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगी, तो हमें मिलना चाहिए एल्स क्लॉज।
रन करेंगे, अब हम देखेंगे हमें यहाँ मिल गया एल्स क्लॉज। बढ़िया। तो ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए कैसे आप इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं। अब इसी तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ गया, कंडीशनल प्रोग्राम बनाने के लिए आपके पास एक और मेथड होता है जिसे हम कहते हैं स्विच। स्विच का आइडिया क्या होता है कि आपके पास लेट्स से कोई भी एक वेरिएबल है, राइट, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैं लेट्स से मैं लिया एक वेरिएबल इंट सी जिसको मैंने वैल्यू दी 10, ठीक है। अब स्विच केस के लेट्स से पहले हम अगर हम उसके लेआउट की बात करें तो क्या होगा। लेआउट कुछ इस तरीके से होता है कि मैं लिखूंगा स्विच, स्विच के अंदर मेरा जाएगा जो भी वेरिएबल जिसके ऊपर मैं कंडीशन बनाना चाहता हूं, राइट। तो ये वेरिएबल, उसके बाद इसके अंदर बेसिकली मेरे पास होंगे कई सारे केस। तो लेट्स से अगर वेरिएबल की वैल्यू, और ये केस होते हैं वेरिएबल की वैल्यू के ऊपर, तो अगर लेट्स से वेरिएबल की वैल्यू अगर x है तो डू समथिंग, है ना, हम कुछ करेंगे। और ब्रेक, ब्रेक का ध्यान रखिएगा, ये ब्रेक स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्विच केस के अंदर। एक और केस लिखते हैं, उसके बाद मैं आपको ब्रेक स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस बताता हूं। वापस से ये हो जाएगा कि डू समथिंग और ब्रेक, और उसके बाद डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट में आपका हो जाएगा डू समथिंग। बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक सिंटैक्स या बेसिक लेआउट क्या होता है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर हो क्या रहा है। तो यहां पे हमने कहा कि स्विच करना है कौन से वेरिएबल पे, जो भी वेरिएबल हम यहां बताएंगे। अब केस एक्स क्या चेक करेगा कि इस वेरिएबल की वैल्यू एक्स है या नहीं है। अगर है तो जो कुछ भी कोड यहां पर होगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद क्योंकि यहां पर हमने ब्रेक लिखा है तो वो इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद इस पूरे स्टेटमेंट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हमने ब्रेक नहीं दिया होता तो फिर वो इस केस को भी चेक करता, फिर वो और डिफॉल्ट केस पे भी जाता। डिफॉल्ट केस क्या है? डिफॉल्ट केस वो है जो हमेशा ट्रू होता है ना। तो इस तरीके से ही बेसिकली ये फ्लो काम करता है। अब मान लीजिए कि आपकी वेरिएबल की वैल्यू y है, तो ये वाला केस फॉल्स हो जाएगा, तो इसमें हम नहीं जाएंगे, हम सीधे इस वाले केस में जाएंगे। हम चेक करेंगे, हम इस कोड को रन करेंगे बेसिकली y वैल्यू के हिसाब से, और उसके बाद हम ब्रेक करके इससे बाहर चले जाएंगे, राइट। इस तरीके से बेसिकली ये काम करता है। अब मान लीजिए कि हम इसका एक एग्जाम्पल रन करते हैं कि हमने वेरिएबल बनाया c जो कि है, जिसकी वैल्यू हमने दी 10। हम स्विच करेंगे c के ऊपर, उसके बाद हम कहेंगे लेट्स से केस 5 कि अगर c की वैल्यू 5 है तो भाई सी आउट वैल्यू इज 5, है ना, और ब्रेक। इसके बाद हम कहेंगे लेट्स से अगर 8 है वैल्यू, केस 8 ले लेंगे, तो सी आउट वैल्यू इज 8 और ब्रेक। और इसके बाद लेट्स से हम एक और केस बनाते हैं कि अगर वैल्यू है 10, तो हम सी आउट करेंगे कि वैल्यू इज 10 और ब्रेक। तो ये तो हो गए हमारे डिफरेंट केस स्टेटमेंट्स। अब हमें चाहिए एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट। डिफॉल्ट स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? लेट्स से हमने किया सी आउट वैल्यू इज नाइदर 5, 8 और 10। और बहुत बढ़िया। तो ये तो हो गया हमारा स्विच केस का पूरा स्टेटमेंट। क्योंकि अभी हमें पता है कि हमारे सी की वैल्यू है 10, तो इस कोड को जब हम रन करेंगे हमें ये वाला सी आउट आउटपुट में मिलना चाहिए। इसे रन करते हैं। रन किया, हम देखेंगे हमें मिल गया कि वैल्यू इज 10, राइट। अब मान लीजिए सी की वैल्यू हम कुछ और देते हैं, लेट्स से 1 दे देते हैं। तो हमें अब इसे अगर रन करेंगे तो ये डिफॉल्ट केस में चला जाएगा और बोल देगा कि वैल्यू इज नाइदर 5, 8 और 10।
अब इसी तरीके से लेट्स से हम कोई और वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स से हम 8 लेते हैं, तो ये अब 8 वाले केस में चला जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिल गया वैल्यू इज 8, राइट। तो आप इस तरीके से स्विच केस को यूज कर सकते हैं कंडीशनल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करने के लिए, राइट। अब आप कहेंगे कि स्विच केस का फायदा क्या है एज कंपेयर टू इफ एल्स। तो एज सच दोनों का इसमें कोई कंपटीशन नहीं कि एक दूसरे से बेहतर है। यहां पर लॉजिक ये होता है कि आप जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वहां पर आपको किस तरह के स्टेटमेंट को यूज करने की जरूरत है, राइट। कि अगर आपको पता है कि आपके वेरिएबल की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो आपको बिफोर हैंड पता है, पहले से पता है, तो आप एक स्विच केस यूज कर सकते हैं। यहां पर कोड क्या होगा कि काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज हो जाएगा कंपेयर टू एक इफ एल्स। लेकिन अगर आपको वैल्यूज नहीं पता है फिर आप इफ एल्स का इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट केसेस में जब हम कोड लिखते हैं हमें इफ एल्स यूज करना पड़ता है क्योंकि हमें वेरिएबल की सारी रेंज नहीं पता होती है। और इसके अलावा हम स्विच केस में कंडीशनल्स नहीं यूज कर पाते हैं, राइट, क्योंकि हम डायरेक्टली वैल्यू को चेक कर रहे हैं। हम कंडीशनल्स जैसे कि वैल्यू 1 से छोटी है या नहीं है, या फिर b 0 से बड़ा है या नहीं है, इस तरह के चेक्स हम यहां पर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इस वजह से स्विच केस हम तभी यूज करते हैं जब हमें हमारे वेरिएबल की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं ये पहले से पता हो, राइट। तो इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करेंगे। आज हमने कंडीशनल एग्जीक्यूशन की बात की, और जो पिछले सेशन में हमने कंडीशनल ऑपरेटर्स डिफाइन किए थे उनको यूज करके हमने देखा कि हम कैसे अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, इसको कंडीशंस पे डिपेंडेंट बना सकते हैं, राइट। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया। आपको अगर कोई डाउट है या फिर कोई सजेशन है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा बात करते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।